नागरानी परी के अस्पताल में दो बेटियां होती हैं। इस बात की खुशी नागरानी परी को बहुत ही ज्यादा होती है। जब डॉक्टर नागरानी परी की दोनों बेटियों को उनके पास लेकर आती हैं, तो अपनी पहली बेटी को देखकर नागरानी परी खिल उठती है। परंतु जैसे ही वो अपनी दूसरी बेटी को देखती है, जो दिखने में थोड़ी काली थी, ये देखकर उसका मुंह दोबारा से उदास हो जाता है। नागरानी परी उसे अपनी बेटी मानना मंजूर ही नहीं करती, लेकिन अस्पताल से वो अपनी दोनों बेटियों को घर ले आती है। नागरानी परी अपनी गोरी बेटी का नाम चांदनी और काली बेटी का नाम काजल रखती है। धीरे धीरे करके नागरानी परी अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती है। अब दोनों चांदनी और काजल 6 वर्ष की हो जाती हैं। नागरानी परी को काजल से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। एक बार चांदनी अपने कमरे में बैठकर अपने बालों में कंघी कर रही होती है। तभी वहाँ पर काजल आती है और कहती है, बहन, मुझे भी थोड़ी देर के लिए कंघी दे दो। मुझे भी स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। मुझे अपने बालों की चोटी बनानी है। चांदनी तो अपनी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी और वो काजल की बात सुनती ही नहीं है। तभी काजल 2-3 बार आवाज लगाती है, परंतु जब चांदनी नहीं सुनती तो वो चांदनी के कंधे पर हाथ रख देती है। ये देखकर चांदनी काजल से बहुत गुस्सा हो जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? माँ जल्दी यहाँ पर आओ, देखो इसने मुझे छू लिया है। अपनी बेटी चांदनी की आवाज सुनकर वो दोनों बहनों के कमरे में आती है। काजल, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि चांदनी को छुआ मत कर अपने काले हाथों से। तेरे छूने से ये भी काली हो सकती है। इतना कहकर नागरानी परी काजल को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद काजल रोने लगती है। अपने आप को इस तरह देखकर काजल को विश्वास ही नहीं होता कि वो और चांदनी दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों बहनों में बस एक ही अंतर था कि चांदनी दिखने में गोरी और काजल काली थी। इसलिए नागरानी परी सिर्फ चांदनी से ही प्यार करती थी और वो काजल से घर के सारे काम करवाती थी और गलतियां हो जाने पर उसे मारा करती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बेचारी काजल रोते हुए अपने कामों में लग जाती है। काजल को रोता हुआ जब उसके पिता देखते हैं तो वो उसे गोद में ले लेते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजल को सिर्फ उसके पापा ही प्यार करते थे और उसके सर पर हाथ फेर दिया करते थे, जिससे काजल के मन को तसल्ली मिल जाया करती थी। एक दिन रात के समय चांदनी अपनी माँ से चॉकलेट मांगती है और उसकी माँ चॉकलेट खरीदने दुकान पर चली जाती है। जब ये सब काजल देखती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, माँ बाहर गई है, वो भी चॉकलेट लेने। काफी दिनों के बाद चॉकलेट खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। नागरानी परी जब वापस महल में आती है तो काजल देखती है कि वो सिर्फ एक ही चॉकलेट लेकर आई है और वो भी चांदनी के लिए। उसके बाद काजल नागरानी परी से चॉकलेट मांगती है। तभी नागरानी परी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, शक्ल तो खुद तुम्हारी चॉकलेट की तरह है और तुम्हें चॉकलेट खानी है। चुपचाप से घर के काम कर ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ को इस तरह से काजल को डांटता हुआ देखकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है और वो काजल को दिखा दिखा कर चॉकलेट खाती है और हंसती है। उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। चांदनी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और काजल सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी नागरानी परी देखती है कि चांदनी के जूते तो गंदे हो रहे हैं। नागरानी परी कहती है, देख तो काजल, चांदनी के जूते कितने गंदे हो रहे हैं। चल जल्दी से कपड़ा लाकर इसके जूते साफ कर दे। काजल चुपचाप चांदनी के जूते साफ कर देती है। उसके बाद वो दोनों अपने पिता के साथ स्कूल चली जाती हैं। उनके पिता उन्हें रास्ते में छोड़ दिया करते थे और शाम को लेने के लिए चांदनी की माँ आती थी। आते वक्त दोनों बेटियों को घर ले आती थी। इस स्कूल से आते वक्त नागरानी परी चांदनी को रास्ते में आइसक्रीम दिलाया करती थी, लेकिन वो काजल को कुछ भी नहीं दिलाया करती थी। ये देखकर काजल को बहुत दुख होता था। उसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाती थीं। जब शाम को काजल के पिता घर आते थे तो वो उनके सामने बहुत रोती थी। आज भी ऐसा ही होता है। वो अपने पिता से शिकायत करने लगती है, पिताजी, माँ मुझसे प्यार नहीं करती हैं, वो सिर्फ चांदनी से ही प्यार करती हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी काजल से ही करता हूँ। इस तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन नागरानी परी की माँ महल में आती है
अपनी माँ को देखकर नागरानी परी बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे माँ, आप काफी दिनों बाद घर आई हैं। आइए बैठिए ना। बहुत प्यास लगी है बेटी, थोड़ा सा पानी मिलेगा मुझे? हाँ हाँ माँ, आप बैठिए ना, मैं अभी पानी मंगवा देती हूँ। काजल, अरे ओ काजल, जो जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। काजल पानी लेने चली जाती है और चांदनी सोफे पर बैठकर गेम खेल रही होती है। वो अपनी नानी की तरफ एक आंख भी उठाकर नहीं देखती है। काजल अपनी नानी को पानी लाकर देती है। नानी पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद वो चांदनी के सर पर हाथ फेरती है। चांदनी बेटी, तू कितनी खूबसूरत है, कितनी गोरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़का मिलेगा। और नानी, मुझे कैसा लड़का मिलेगा? तुझे? मुझे तो लगता है तुझे तो कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। लगता है तेरी शादी किसी मजबूरी में करनी होगी, और वो भी किसी गरीब घर में। ये सब सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद चांदनी की नानी अपने बैग से एक चॉकलेट निकालती है और वो चांदनी को दे देती है। अरे वाह, इतनी बड़ी चॉकलेट नानी माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच नानी माँ। मेरी एक ही तो खूबसूरत सी बेटी है, अब मैं उसके लिए इतनी बड़ी चॉकलेट नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? अपनी नानी की ये सारी बातें काजल दूर खड़ी सुन रही होती है और वो उदास महसूस करती है। वो सोचती है कि नानी उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आई है। ये सब सोचकर काजल को बहुत बुरा लगता है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सोचती थी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब काजल के ऊपर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। पहले तो केवल काजल की माँ ही अत्याचार करती थी, पर अब तो उसकी नानी भी अत्याचार करने लगी थी और उसकी बहन चांदनी भी। चांदनी जानबूझकर काजल को मारती है और इल्जाम काजल के ऊपर ही लगा देती थी। ये सब देखकर नागरानी परी भी काजल को बहुत मारती थी। और तो और उसको ठीक से खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, और तो और पहनने के लिए कपड़े भी फटे और पुराने होते थे। काजल वो दिन आने का इंतजार कर रही होती है जब उसकी माँ भी उसे प्यार करेगी। एक दिन नागरानी परी और उसकी माँ चांदनी और काजल गाड़ी में बाजार घूमने के लिए जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें नागरानी परी और उसकी माँ को चोट लग जाती है और वो सड़क पर ही बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर चांदनी वहां से वापस अपने घर भाग जाती है और काजल किसी तरह से लोगों की मदद से अपनी माँ और नानी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद डॉक्टर्स उन दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों को 3 महीने का रेस्ट करना था। इसलिए काजल घर पे ही उन दोनों की सेवा करने लगती है। 2 दिन हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब नागरानी परी देखती है कि किस तरह काजल उनकी सेवा में लगी हुई है और चांदनी सोफे पर बैठी हुई गेम खेल रही है। तभी नागरानी परी चांदनी को आवाज लगाती है, बेटी जरा पास आओ, मेरे सर बहुत दुख रहा है, जरा दबा दो। माँ, आप जानती हैं ना मुझे काम वाम करने की कोई आदत नहीं है। आप काजल से कहकर दबा लीजिए, मैं गेम खेल रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। चांदनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर नागरानी परी को बहुत अजीब सा लगता है। वो समझ जाती है जिससे वो अभी तक ढेर सारा प्यार करती थी, उसे जरा भी अपनी माँ की फिक्र नहीं है। वो देखती है कि काजल बेटी तुरंत ही उसका सर दबाने लगती है। ये देखकर नागरानी परी को मन ही मन बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि जिसके ऊपर उसने इतना अत्याचार किया, आज वो उसकी कितनी अच्छे से सेवा कर रही है। अब काजल पूरे दिन अपनी माँ और नानी माँ की सेवा करती है और इस तरह काफी समय बीत जाता है और अब दोनों ठीक हो जाती हैं। ठीक हो जाने के बाद नागरानी परी काजल को गले लगा लेती है और रोने लग जाती है और कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। हाँ बेटी, मुझे भी माफ कर दो। नानी होने के बावजूद भी मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। अब मैं समझ गई हूँ कि बाहरी सुंदरता से कुछ भी नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। इसके बाद दोनों काजल को गले लगा लेती हैं और फिर नागरानी परी काजल को ढेर सारी चॉकलेट भी देती है। ये लो बेटी, ये सारी चॉकलेट खा लो। नहीं नहीं माँ, मैं ये सारी चॉकलेट अकेले कैसे खा सकती हूँ? मेरी बहन भी तो है। ये लो बहन, हम दोनों आधी आधी चॉकलेट खाएंगे। काजल का ये व्यवहार देखकर चांदनी को भी रोना आ जाता है और वो समझ जाती है कि उसने काजल के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया,
लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाता है। काजल और चांदनी दोनों सगी बहनों की तरह रहने लग जाती हैं। अब दोनों साथ में खाना खाती और दोनों साथ में खेलने जाया करती थीं। कावेरी नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम अंजलि और छोटी बेटी का नाम आराध्या था। कावेरी आराध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जिस दिन आराध्या पैदा हुई थी उसी दिन उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस वजह से कावेरी आराध्या को मनहूस समझती थी। आराध्या जब भी कावेरी से बात करती थी तो कावेरी उसे उल्टा जवाब देकर वहां से भगा देती थी। कावेरी अपनी बड़ी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी, लेकिन छोटी बेटी को हमेशा ताने मारती रहती थी। अंजलि भी कावेरी की तरह ही हमेशा आराध्या को ताने मारती रहती थी। एक दिन अंजलि और कावेरी खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए कावेरी अंजलि से कहती है, अंजलि दिन पर दिन सूखती जा रही है, बाहर का खाना खाती है, फल भी खाया कर। नहीं मम्मी, मुझे फल अच्छे नहीं लगते। दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी देर बाद कावेरी आराध्या को आवाज लगाती है, आराध्या, हमने खाना खा लिया है, झूठे बर्तन किचन में ले जाके धो ले, प्लेट में थोड़ा सा खाना बचा है तो खा लेना। उसके बाद कावेरी और अंजलि अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। आराध्या आती है और अपने मन में सोचती है, मैं नहीं खा रही बचा खुचा, किचन में एक रोटी रखी हुई है, मैं वही खा लूंगी। उसके बाद आराध्या प्लेट में बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और खुद एक रोटी खा लेती है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चल रहा होता है, इसलिए आधा पेट खाने की वजह से आराध्या कमजोर होने लगती है, लेकिन फिर भी वो घर के सारे काम अकेले ही करती रहती थी। आराध्या कपड़े धो रही थी, तभी कावेरी आती है और बोलती है, अभी तक तेरे काम खत्म नहीं हुए, जंगल से लकड़ी लेने कौन जाएगा, जा पहले लकड़ी लेकर आ। आराध्या कपड़े धोना छोड़कर पहले जंगल से लकड़ी लेने चली जाती है। जंगल पहुंचकर आराध्या एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ और दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं भी तो दीदी की तरह उनकी बेटी हूँ, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? तभी आराध्या को एक आवाज आती है। वो आवाज एक बुढ़िया की थी। आराध्या, प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं अपने समय की प्रसिद्ध जादूगरनी थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं जादू कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। मेरी माँ और बहन मुझसे सौतेला जैसा व्यवहार करती हैं। मैं उनके सारे काम करती हूँ, लेकिन वो दोनों कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। मुझे अपना बचा कुचा खाने के लिए देती हैं। मुझे भूख लग रही होती है, लेकिन वो मुझसे पहले घर का काम करवाती हैं और खुद खाती हैं। तब मेरे लिए कुछ बचता है तो खाने के लिए देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम जंगल क्या करने आई थी? मैं हर रोज जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ और चली जाती हूँ, लेकिन आज अचानक मुझे रोना आ गया, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रोने लगी। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ अम्मा। अम्मा अपने जादू से वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट कर देती है। आराध्या अपने सामने खाना देखती है तो खाने पर टूट पड़ती है और आराध्या जल्द ही सारा खाना खत्म कर देती है। खाना खाने के बाद आराध्या अम्मा का धन्यवाद करती है। जब भी तुम्हें भूख लगे तो एक बार मन में मुझे याद कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। इतना बोलकर अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। आराध्या लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहता है। आराध्या को जब भी भूख लगती थी तो अम्मा को अपने मन में याद कर लेती थी और उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता था। आराध्या अब खुश खुश रहने लगी थी, इसलिए उसकी खुशी देखकर अंजलि अपने मन में सोचती है, आजकल देख रही हूँ बहुत खुश रहने लगी है ये, लेकिन ऐसा क्या हो गया? हम तो अभी भी इसके साथ वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। पहले तो सारा टाइम मुंह बना के रखती थी और अब इतना चहक रही है। एक काम करती हूँ, इस पर नजर रखना शुरू कर देती हूँ। अंजलि आराध्या पर नजर रखना शुरू कर देती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अंजलि देखती है कि आराध्या अपने कमरे में जाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। आराध्या खाना खाने लगती है। ये देखकर अंजलि अपने मन में सोचती है, आराध्या को जादू करना आता है क्या? अच्छा, तो ऐसे ही इतना अच्छा अच्छा खाना खाती है। मैं अभी ये सारी बातें मम्मी को बताऊंगी। अभी अंजलि कावेरी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, मम्मी,
आराध्या को जादू करना आता है, जिससे वो अपने सामने बहुत सारा खाना ले आती है। कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ माँ, सच्ची में मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं कुछ दिनों से इस मनहूस को घर का बचा खुचा खाता नहीं देख रही। आने दे इसे, तब बताती हूँ। थोड़ी देर बाद आराध्या आ जाती है। मनहूस, कितनी देर से आराम कर रही थी? नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में कपड़े तह लगा रही थी। झूठ बोलने लगी है तू मेरे से। मैं अच्छे से जानती हूँ तू अपने कमरे में क्या करती है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो ये बता, मैं आजकल देख रही हूँ तू बचा खुचा खाना नहीं खा रही है। अगर तू घर का खाना नहीं खा रही है तो खा क्या रही है? वो माँ, कावेरी आराध्या को एक तमाचा लगा देती है। आज से तू मेरे सामने बैठकर घर का बचा खुचा खाना खाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो बहुत पिटेगी। आराध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ना चाहते हुए भी उसे कावेरी के सामने बैठकर घर का बचा खुचा खाना खाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी वक्त वो अम्मा फिर से आ जाती है। बेटी, आज फिर से यहाँ बैठकर रो रही हो, क्या हुआ आराध्या? आराध्या अम्मा को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद अम्मा आराध्या को एक छोटा सा पौधा देती है और बोलती है, बेटी, ये लो छोटा सा पौधा, इसे अपने घर के बाहर लगा देना। कुछ दिनों तक तुम इसे पानी देते रहना। अम्मा, मेरे घर के बाहर पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं। मैंने जैसा कहा है वैसा करो, उसके बाद देखना इसका कमाल। उसके बाद अम्मा वहाँ से चली जाती है। आराध्या घर आती है और घर के बाहर मिट्टी में पौधा लगा देती है। कुछ दिन तक आराध्या पौधे में पानी डालती रहती है और अकेले में बैठकर उससे बातें करती रहती है। एक दिन आराध्या सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर जाती है, जिसकी पत्तियां सोने और चांदी की थीं। ये देखकर आराध्या हैरान रह जाती है और ये देखकर आराध्या भागते हुए घर के बाहर आती है। यहाँ तो मैंने वही पौधा लगाया था जो अम्मा ने मुझे दिया था। लगता है इसी कमाल की बात कर रही थी वो। ये सोचकर आराध्या बहुत खुश होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। तभी कावेरी और अंजलि की नजर भी उस पेड़ पर जाती है। मम्मी, ये देखो हमारे घर के बाहर सोने और चांदी की पत्तियों वाला पेड़। हाँ अंजलि, लगता है ये कोई चमत्कारी पेड़ है। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी, अगर हम इसकी पत्तियां बाजार में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। चलो बहुत सारी पत्तियां तोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी पेड़ की पत्तियां तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों माँ बेटी पत्तियों को तोड़ने के लिए अपने हाथों को ऊपर करती हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दोनों माँ बेटी थक जाती हैं। तभी वहाँ पर आराध्या आती है और पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही आराध्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पेड़ की टहनी अपने आप नीचे की ओर झुक जाती है। आराध्या एक पत्ता लेकर कावेरी को दे देती है। ये लो माँ। एक पत्ता लेकर कावेरी खुश नहीं होती है, लेकिन तभी घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर कावेरी बोलती है, लगता है राजकुमार आ रहे हैं। आराध्या, घर के अंदर जा और अंजलि तू यहीं रहे। आराध्या घर के अंदर चली जाती है। राजकुमार जैसे ही वहाँ से गुजरता है तो उसकी नजर सोने और चांदी के पत्तों वाले पेड़ पर जाती है। अद्भुत पेड़ देखकर राजकुमार वहीं पर रुक जाता है। सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा था। ये अद्भुत पेड़ किसका है? राजकुमार, ये पेड़ मेरा है। दरअसल राजकुमार, मैंने सुना था कि आप गांव की किसी साधारण लड़की से शादी करोगे। ये मेरी बेटी अंजलि, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मुझे गांव की साधारण लड़की चाहिए, लेकिन मैं खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। पर आपकी बेटी खूबसूरत नहीं है। वैसे मुझे आपके अद्भुत पेड़ का एक पत्ता चाहिए। नहीं राजकुमार, मैं और मेरी बेटी इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमार के जाने के बाद कावेरी अपनी बेटी से कहती है, वैसे तो सारा टाइम मेकअप करके रखती है, फिर अभी मेकअप क्यों नहीं करा था? मम्मी, मैं इतने सुबह सुबह मेकअप करने लग जाती क्या? कैसे बातें कर रही हो आप? तभी वहाँ पर आराध्या आ जाती है और कावेरी से बोलती है, माँ, वो जो आए थे कौन थे? तो चुप ही रहे। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया ना, इसलिए राजकुमार ने मेरी बेटी को पसंद नहीं किया।
ये बोलकर कावेरी अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। कावेरी की ये बात सुनकर आराध्या की आंखें भर आती हैं और वो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी बच्ची रो मत, चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो। कौन कौन है? कहीं ये आवाज पेड़ से तो नहीं आ रही है? हाँ, ये आवाज इसी पेड़ से आ रही है। बेटी, राजकुमार को मेरे पेड़ की एक पत्ती चाहिए थी, तुम पत्ती ले लो और महल जाकर राजकुमार को दे दो। उसके बाद आराध्या पेड़ से एक पत्ता ले लेती है और महल चली जाती है। आराध्या राजकुमार के कक्ष के बाहर जाती है और धीमी आवाज में बोलती है, राजकुमार बाहर आइए, मैं आपके लिए पेड़ का पत्ता लेकर आई हूँ। राजकुमार बाहर आता है। आपको पेड़ की पत्ती चाहिए थी ना? ये लीजिए, मैं आपके लिए पेड़ की पत्ती लेकर आई हूँ। राजकुमार जैसे ही आराध्या को देखता है तो उसकी नजर पेड़ की पत्ती पर जाती ही नहीं है और वो आराध्या की खूबसूरती देखता ही रहता है। राजकुमार उसी वक्त आराध्या से शादी के लिए कह देता है। ये सुनकर आराध्या रोने लगती है और अपने बारे में सारी बात राजकुमार को बता देती है। तुम रो मत, मैं तुम्हारी माँ और बहन को कारावास में डाल दूंगा। उसके 2 दिन बाद हम महल में धूमधाम से शादी कर लेंगे। नहीं राजकुमार, उन्होंने हमेशा मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ और बहन मानती हूँ। थोड़ी देर राजकुमार और आराध्या बातें करते हैं और उसके बाद आराध्या अपने घर आ जाती है और जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। मैं पहले ही ये जानता था, इसलिए मैंने ये पत्तियां लेकर राजकुमार के पास जाने के लिए कहा। अब तुम राजकुमार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। इतना बोलकर सोने और चांदी के पत्तों वाला पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद राजकुमार और आराध्या की शादी हो जाती है। इस तरह आराध्या के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।